सेना का इस्तेमाल कैसे हो और कैसे ना हो। सेना निष्पक्ष हो, धर्मनिरपेक्ष भी हो और फिर गुट निरपेक्ष भी हो। सेना न्यूट्रल होकर काम करे। सेना सिर्फ देश के बारे में सोचे, किसी राजनीतिक गतिविधि में ना आए, किसी धार्मिक गतिविधि से सीधे कांटेक्ट ना हो, किसी बाबा गिरी में ना फंसे और ना ही किसी दूसरे देश के दबाव में आए। ये तमाम विचार होते हैं कि हमारे देश की सेना स्वतंत्र है, मजबूत है, निष्पक्ष है, कठोर है, अन्याय के खिलाफ लड़ने वाली सेना है। ये सवाल इसलिए आज उठ रहे हैं और ये बातें आज इसलिए हो रही हैं क्योंकि कई मौकों पर हमने देखा कि सेना का राजनीतिकरण किया गया। कई मौकों पर हमने देखा कि सेना के तस्वीरों का इस्तेमाल पॉलिटिकल पार्टीज ने अपने चुनावी एजेंडे के तौर पर किया। सेना की मदद से, सेना के शौर्य की वजह से भारत की विजय होती है, लेकिन सेहरा सज जाता है राजनीतिक गुरुओं पर, राजनीतिक सूरमाओं पर, और वो अपने पोस्टर छाप देते हैं और बता देते हैं कि ये जंग तो हमने जीती है, जबकि वो अपने आलीशान कमरों के उस एसी रूम से बाहर भी नहीं निकले होते हैं। स्ट्रेटजी समझाते हैं पॉलिटिकल पार्टी के नेता, लेकिन ग्राउंड पे सेना को लड़ना होता है और सेना तमाम मोर्चे संभालती है। अभी जनरल नरवणे की किताब के कुछ अंश का हवाला देकर राहुल गांधी जो सवाल खड़े कर रहे हैं और जिस पर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं, हंगामा खड़ा हो रहा है, वो भी आप अगर ध्यान में रखें तो समझ में यह आता है कि सेना को खुली छूट देने का अधिकार राजनीतिक दलों के उन नेताओं के पास होता है जो सत्ता पे आसीन होते हैं। लेकिन राजनीतिक दल कभी यह नहीं समझ पाते कि सेना अपने आप में स्वावलंबी है और अपने आप में एक्शन लेने की स्थिति में रहती है अगर उसे पूरे अधिकार दे दिए जाएं, लेकिन हाथ पैर बांध दिए जाते हैं। लेकिन ऐसे में सेना का इस्तेमाल जब होने लगे, किस लिए? पॉलिटिकल पार्टी अपने राजनीतिक मंचों के लिए करने लगे। जैसे अभी मामला जैसे सामने आया, पाकिस्तान पे हमला हुआ और इधर बीजेपी के नेताओं ने पोस्टर बैनर लगाना शुरू कर दिए और अपने नेताओं को सम्मानित करना शुरू कर दिया, प्रधानमंत्री की जय जयकार करना शुरू कर दी, और तो और सेना के जिन बहादुर नौजवानों के वजह से जिनकी लीडरशिप पे तमाम चीजें हुई, उन पर ही सवाल खड़े करने शुरू कर दिए। मध्य प्रदेश के एक बीजेपी के नेता यानी कि मंत्री की तरफ से जो दिया गया बयान था कर्नल सोफिया को लेकर, वो आप लोगों के सामने। ऐसे में कई मौके ऐसे आए जिसमें सेना के इस्तेमाल को लेकर उसका एजेंडा सेट करने का काम कर दिया गया। चुनाव आयोग भी खामोश रहा, चुनावी मंचों पर भी सेना का इस्तेमाल होने लगा, शौर्य दिवस के नाम पर तमाम चीजें होने लगी। ऐसे में एक वीडियो साझा किया कांग्रेस के नेता अनुपमा आचार्य ने, जिसपे इस वीडियो के जरिए यह साबित करने की कोशिश की गई अनुपमा आचार्य ने कि सेना का अब बाबाकरण हो रहा है, सेनाओं का बाबाकरण किया जा रहा है। उन्होंने लिखा कि पिछले 40 सालों में इससे ज्यादा शर्मनाक और शर्म निरपेक्ष मंजर कभी देखने को नहीं मिला। सेनाओं का राजनीतिकरण भी हुआ और उससे आगे बढ़कर सेनाओं का बाबाकरण भी हो गया। एब्स्टीनीकृत सत्ता जो कराए वो कम है। और ऐसे में जब राकेश पाठक ही लिखते हैं कि ये जो दौरा है अमेरिकी राजदूत का सेना के वेस्टर्न कमान में, ये भी दखल अंदाजी हो रही है, तो सवाल ये खड़ा होता है क्या ये पहली बार हो रहा है? लेकिन अगर हम देखें तमाम चीज़ों को तो ये इस तरह की प्रैक्टिस होती रहती है। लेकिन सवाल इस वक्त है क्योंकि एप्स्टीन की फाइल अब खुलती है और एप्स्टीन की फाइल में सामने आता है कि हर जगह दखल एप्स्टीन का था। रक्षा सौदे हो, व्यापार हो, वाणिज्य हो, विदेश नीति हो, रक्षा नीति हो, भारत पे किसी का आना हो, भारत से किसी का जाना हो, किसी राष्ट्राध्यक्ष का किसी से मिलना हो, दुनिया भर में एप्स्टीन का दखल था और भारत में भी दखल था। क्योंकि जब अनिल अंबानी का जिक्र आया और डिफेंस डील के बारे में एप्स्टीन अंबानी को सलाह देने लगे और उसके बाद राफेल आता है और अंबानी को हिस्सा मिल जाता है कि आप यहां असेंबल कर लीजिए, तो फिर क्या स्थिति बनती है? क्या राफेल डील के पीछे भी एप्स्टीन था या एप्स्टीन के जरिए अंबानी को एडजस्ट कर दिया गया, या फिर अमेरिका के साथ या किसी दूसरे देश के साथ जब कोई रक्षा डील होती है तो एप्स्टीन जैसे और भी जो ब्रोकर हैं, जो मिडिल मैन हैं, वो भी इन्वॉल्व होते हैं और किन शर्तों पे होते हैं? ये एक बड़ा सवाल है। सवाल तो ये भी खड़ा हो रहा है कि क्यों सेना के शौर्य का इस्तेमाल बार बार राजनीतिक दल करते हैं? क्यों सेना की वर्दी के आड़ में राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश होती है? क्यों राजनीतिक और धार्मिक मंचों पे सेना के जवान पहुंचते हैं? खुलेआम क्यों इसका डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं? क्या सिर्फ एक धर्म की मोनोपोली है? दूसरे धर्म के मानने वाले अगर सेना के जवान उसी तरह से एक्ट करने लगे, उसी तरह से अपने धर्म को प्रैक्टिस करने लगे, इसी तरह के कार्यक्रमों में जाने लगे, इन्वॉल्व होने लगे, तो फिर क्या सेम रिएक्शन आएगा? क्या यही उसे भी आप राष्ट्रवाद की परिधि में घुमाने की कोशिश करेंगे? या फिर एक धर्म के मानने वाले अपनी धार्मिक प्रक्रिया को अगर करते हैं तो वो राष्ट्रवाद है और दूसरे धर्म के मानने वाले ना करें, ये राष्ट्रवाद है? किस राष्ट्रवाद की बात आप कर रहे हैं? और सेना को आप क्यों नहीं अपने चंगुल से छोड़ रहे हैं? क्यों नहीं आप उसको आजाद कर रहे हैं? उसकी जो स्टेटस है, जो उसकी पहचान है, उस पर
क्यों डेंट लगाने की बार बार कोशिश होती है, क्यों राजनीतिक मंच, क्यों बाबागिरी उस पर होती है, ये सवाल अनुपमा आचार्य पूछ रही है। साथ ही राकेश पाठक का जो सवाल है वो भी वाजिब इसलिए है क्योंकि आप दूसरे देश के, अभी पठानकोट में जिस तरह से आईएसआई पहुंची इन्वेस्टिगेशन के नाम पर, ये पहली बार ही हुआ था, लेकिन ऐसे इन्वॉल्वमेंट क्यों होते हैं और फिर इसका मकसद क्या होता है? शायद किसी और फाइल के खुलने के बाद वो तमाम चीजें साफ हो पाए, क्योंकि अब तक जो एप्स्टीन फाइल से खुलकर सामने आया है वो तो यही बताता है कि एक लंबे समय से प्रक्रिया चल रही थी, छोटे से छोटे सौदे और बड़े से बड़ी मुलाकात के पीछे एप्स्टीन होता था, और एप्स्टीन के पीछे एक बड़ा काला साम्राज्य था, जिस काले साम्राज्य के बारे में दुनिया का हर नेता, हर राष्ट्राध्यक्ष और हर व्यक्ति जानता था। बावजूद इसके एप्स्टीन के दाग सबको अच्छे लगते थे। ये कौन सी वॉशिंग मशीन है और ये कौन सा वॉशिंग पाउडर है जिसमें एप्स्टीन के दाग सबको अच्छे लगने लगे?